डिजिटल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, नीति आयोग पढ़ने से पहले मैं मानती हूँ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है योजना आयोग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी और किस लिए योजना आयोग को रद्द किया गया और उसके स्थान पर हमारा नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि योजना आयोग क्या था और इसकी स्थापना किस लिए, कौन से नजरिए को ध्यान में रख के की गई थी। ठीक है, देखिए, योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। यानी कि ये जो बोल सकते हैं आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा या प्लान्स तैयार करना। तो इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग की स्थापना 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और योजना आयोग के माध्यम से ही हमारे आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए 12 पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 तक लागू की गई। इसके बाद हमारा नीति आयोग अस्तित्व में आया। यानी कि स्थापना तो नीति आयोग को 2015 में हो चुकी थी, लेकिन चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना रूटीन में थी यानी कि चल रही थी, इसलिए उसका जो कार्य करना शुरू किया वो नीति आयोग ने 2017 से किया था। ठीक है, देखिए, योजना आयोग में क्या था कि यह एक केंद्रीकृत संस्था थी। यानी कि इसमें जो प्रभुत्व था वो बेसिकली केंद्र सरकार का हुआ करता था। मतलब केंद्र सरकार ये डिसाइड करती थी कि कौन कौन से देश, कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या विकास करना है और उसके माध्यम से योजनाएं लागू की जाती थी पूरे देश में। ठीक है, तो उसके योजना आयोग से क्या होता था कि जो हमारे छोटे वर्ग हैं, यानी कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ विकास नहीं पहुंच पाया था और केंद्र की नज़र में वह उनके माध्यम से विकास जो है वो नहीं हो पाया। इस माध्यम से योजना आयोग, जो नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने योजना आयोग को 2014 में यानी कि 13 अगस्त 2014 में को योजना आयोग को भंग करने का निर्णय लिया था और नीति आयोग को स्थापित करने का उन्होंने निर्णय 2014 में दे दिया था। इसलिए 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, देखिए, नीति आयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नया अस्तित्व में आया है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे और इसकी जो प्रत्येक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ओटी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखिए, जो नीति आयोग है कई बार उसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग में जो आई वर्ड है उसका उससे क्या तात्पर्य है, या उससे 4 वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से एक टिक करना होगा। तो हमें जरूरी है कि हम पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ें और बारीकी से पढ़ें, इसकी हर चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, नीति आयोग, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि एक बार एक पेपर मुझे याद नहीं कौन से में आया था, बट पूछा गया था कि नीति आयोग में जो टी है उससे क्या समझते हैं। यानी कि टी से है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आपको पूरा फुल फॉर्म पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा हम आते हैं नीति आयोग की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, लेकिन इसने कार्य करना 2017 में शुरू किया था, जब योजना आयोग की 12 पंचवर्षीय योजना को खत्म किया गया था। ठीक है, अब देखिए, इसकी स्थापना यानी इसके संगठन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संगठन से क्या है, इसमें जो अध्यक्ष होता है वो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो यानी कि अभी जो सरकार अस्तित्व में है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके मतलब अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर नए प्रधानमंत्री चुने जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी की जगह दूसरे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल का मतलब होता है कि यह जो गवर्निंग काउंसिल है वो पूरी संस्था को गवर्न करते हुए उसी के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें सभी राज्यों के सीएम को शामिल किया गया है। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं, यानी कि वहाँ के जो सीएम है, उपराज्यपाल है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विशिष्ट आमंत्रित। देखिए, क्या होता है, जिस तरीके से राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उसी तरीके से इसमें विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों को मतलब प्रधानमंत्री द्वारा कुछ ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो कुछ उस क्षेत्र से संबंधित अपने क्षेत्र में बहुत योग्यता रखते हैं या बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं इंटेलिजेंट जो होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। देखिए, इसमें लिखा गया विशेष है कि जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो वो पीएम द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आता। इसके बाद आते हैं सीईओ। देखिए, अभी फिलहाल में सीईओ
जो अमिताभ कांत है उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2021 तक वो अभी नीति आयोग के सीईओ बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन सदस्यों के अलावा कुछ और सदस्य हैं जिन्हें पूर्णकालिक और अंशकालिक कहा जाता है, जो कि कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीएम के अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इनका गठन होता है, यानी कि जो उपाध्यक्ष होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए इनको समझ लीजिए। जो उपाध्यक्ष हैं, यानी कि अभी फिलहाल में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और उनके सबसे पहले उपाध्यक्ष होते हैं वो अरविंद पनगड़िया थे। यानी कि आप याद कर लीजिए, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो अभी फिलहाल में राजीव कुमार है, लेकिन सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अरविंद पनगड़िया के बारे में कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके लिए याद करना कंपलसरी है। इसके बाद आते हैं अंशकालिक सदस्य। जो अंशकालिक सदस्य होते हैं जो कुछ समय के लिए मतलब नियुक्त किए जाते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है पदेन सदस्य, जो पीएम द्वारा नामित किए जाते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा जो पदेन सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद से ही 4 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, उन्हें कहा जाता है पदेन सदस्य। ठीक है, इसके बाद आता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी। एक निश्चित कार्यकाल के लिए पीएम द्वारा कुछ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, उसे कहते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि नीति आयोग का जो मतलब स्थापना की गई है वो किस उद्देश्य से की गई है, इसके उद्देश्यों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी वो केंद्रीकृत संस्था थी, यानी कि उसके माध्यम से देश के प्रत्येक वर्ग को जो विकास है, जो प्रगति है उसके बारे में नॉलेज नहीं थी या उन तक विकास नहीं पहुंच पा रहा था। तो नीति आयोग ने योजना आयोग की उन गलतियों को ना दोहराते हुए अपनी जो अपनी जो रूपरेखा है वो एक अलग तरीके से तैयार की है, जिसके माध्यम से छोटे वर्ग जो है हमारे देश के उनको भी विकास उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है, इसका सबसे पहले था कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये योजना आयोग था वो केंद्रीकृत था, यानी कि केंद्र की भूमिका सर्वोपरि थी इसमें। तो उसमें क्या होता था कि केंद्र द्वारा योजनाओं को तैयार किया जाता था, यानी कि केंद्र में जो होते पीएम और जो उपाध्यक्ष मतलब जो इसके जो मुख्य होते थे वो बेसिकली केंद्र सरकार से ही नामित किए जाते थे, और उन्हीं के माध्यम से रूपरेखा तैयार की जाती थी राज्यों के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता था कि राज्यों की भूमिका महत्व नहीं रखती थी, इसलिए क्या होता था कि राज्यों में कई क्षेत्र ऐसे थे जिनको विकास उपलब्ध नहीं किया जा पा रहा था, और उससे क्या होता था कि जो विकसित क्षेत्र हैं उनको और विकास उपलब्ध कराया जाता, और जो कम विकसित देश हैं उन तक विकास नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसमें नीति आयोग में क्या किया गया है कि योजना आयोग की उस गलती को न दोहराते हुए उन्होंने राज्यों की भूमिका को भी महत्व दिया है। इसलिए इसमें कहा गया राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता, यानी कि राज्यों की राय भी इसमें लेना कंपलसरी किया गया है, और राज्यों की जो भूमिका है उसको अस्तित्व में लाया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है सहकारी संघवाद स्थापित करना। देखिए, ये जो वर्ड है सहकारी संघवाद, इससे तात्पर्य ये है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर एक साथ काम करेंगी, उसको हम कहते हैं सहकारी संघवाद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग में केंद्रीकृत भूमिका थी, यानी केंद्र को महत्व दिया जाता, राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी। तो इसमें जो नीति आयोग है इसमें क्या किया गया कि सहकारी संघवाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने नजरिए को यानी अपनी अपनी रूपरेखा तैयार करेंगी, और उनको मिल के एक साथ कार्य करने के लिए बढ़ावा दिया गया है, यानी कि सहकारी संघवाद को नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित करना का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का सूत्रण करना। देखिए, क्या होता था योजना आयोग में क्या था कि आपकी जो केंद्र रूपरेखा तैयार करती थी, तो कई बार ग्राम स्तर पर कुछ परेशानियों को हल नहीं किया जा पा रहा था, तो नीति आयोग में क्या किया गया है कि ग्राम स्तर पर योजना, यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जिले लेवल पे भेजते हैं, जिले में से वो स्टेट पे जाता है, स्टेट से फिर वो
सैंडल में जाता है उनकी परेशानी, इस आधार पर रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि योजनाओं का जो लाभ है पूरे देश को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्रामों को भी इसमें संज्ञान में लिया गया है कि ग्राम स्तर पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या वहाँ किस चीज़ की कमी है, पानी, बिजली, मतलब उसका ध्यान रखा गया है कि जो विकास है वो पूरे ग्राम स्तर, छोटे से छोटे ब्लॉक पे भी पहुँचाया जा सके। इसके बाद आता है आपको उन वर्गों पर ध्यान देना जो कि आर्थिक प्रगति से विशेष रूप से लाभान्वित नहीं है। ये बात सच है कि कई बार क्या होता है कि केंद्र द्वारा तो जो योजना है वो लागू कर दी जाती है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं हमारे इंडिया में, हमारे देश में, जिन तक वो जानते ही नहीं उन योजनाओं के बारे में, या उनको 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 उपयोग करना, उनका जो महत्व, जो लाभ मिल रहा है उनको उपयोग करना नहीं आता है। तो नीति आयोग के माध्यम से यही ध्यान में रखा गया है कि ऐसे उन वर्गों को विशेष रूप से ध्यान में रखना जो इसके बारे में, जो प्रगति से बोल सकते हैं, जो जानते ही नहीं कि एक्चुअल में प्रगति होती क्या है, या फिर केंद्र द्वारा कौन सी योजना को लागू किया गया है जो हमारे लिए महत्व रखती है। ठीक है, तो उन वर्गों को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है नीति आयोग के माध्यम से। फिर आता है केंद्र एवं राज्य के संबंधों को बढ़ावा देना। देखिए, नीति आयोग में बेसिकली सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ सहकारी संघवाद को स्थापित किया गया है, यानी कि इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय है वो स्थापित किया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग स्टेट पर हर 100 किलोमीटर पर हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसके माध्यम से केंद्र और नीति आयोग कोशिश करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए और विकास को पूरी तरीके से पूरे देश में, यानी छोटे छोटे स्तर पर भी पहुंचाया जाए। इसके बाद थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है, यानी कि जो विकास के लिए, जो आर्थिक नियोजन के लिए जो रूपरेखा तैयार की जा रही है उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष सदस्यों को शामिल किया जाता है इसमें, यानी कि जो बहुत इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, कि अपने क्षेत्र में विशेषता रखते हैं, बहुत योग्य हैं, उनको इसमें इसीलिए शामिल किया जाता है कि वो अपने तरीके से विकास के लिए एक नई बोल सकते हैं योजना, या बोल सकते हैं कि नई सोच अपनी बता सकें, जिससे हमें विकास में बढ़ावा मिले। इसके बाद है योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना। देखिए, योजना आयोग के माध्यम से क्या होता था कि कार्य पंचवर्षीय योजना को चलाया जाता था, जिसके माध्यम से जो विकास है बहुत स्लोली होता था। इसलिए नीति आयोग में क्या हुआ कि योजना के क्रियान्वयन में थोड़ी सी तेजी लाई गई है, जिसके माध्यम से विकास की जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, और इसके माध्यम से छोटे स्तर पर भी विकास पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, ये तो थी नीति आयोग के बारे में। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो योजना है, कुछ डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, वही है। देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो योजना आयोग था वो बेसिकली रूसी अवधारणा पर आधारित था। और जो मैंने नीति आयोग, वो बेसिकली भारतीय विद्वानों के माध्यम से जो अवधारणा उपलब्ध कराई जा रही है, यानी कि भारतीय विद्वानों द्वारा जो रूपरेखा तैयार की जा रही है उसको बेसिकली संज्ञान में लिया गया है, यानी कि ये भारतीय विद्वानों की रूपरेखा पर आधारित है। ठीक है, सेकंड इसमें आता है कि केंद्रीकृत था ये। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे योजना आयोग था उसमें क्या होता था कि केंद्र द्वारा रूपरेखा तैयार की जाती थी, उसके माध्यम से फिर वो स्टेट लेवल पे जाते थे, स्टेट के माध्यम से फिर वो जिला पे जाता था, जिला के बाद वो ग्राम स्तर पर लागू किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि केंद्र अपने नजरिए से, अपने माध्यम से रूपरेखा तैयार करता था। मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए कि किसी स्टेट में जो हमारे स्टडी का लेवल है,
वो मान लीजिए कि केंद्र द्वारा 90% निर्धारित किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो बात है ये कुछ राज्यों में तो मान लीजिए जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ विकास कम है, तो मान लीजिए वहाँ तो ये रूपरेखा आपकी जो है वो लागू हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि केरल में तो स्टडी लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो जो साक्षरता परसेंट है वो ऑलरेडी 94 to 96% चल रही है। तो ये जो होगी तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो हमारी रूपरेखा तैयार की गई है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगी ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के माध्यम से तो ठीक है कि वहाँ इतना विकास नहीं हुआ है या वहाँ साक्षरता लेवल कम है, लेकिन केरल के लिए ये रूपरेखा कहाँ से लागू होगी? क्योंकि केरल क्या इसके रूपरेखा के माध्यम से अपना साक्षरता लेवल कम करेगा क्या? नहीं ना। तो क्या होता था कि केंद्र के माध्यम से रूपरेखा तैयार तो की जाती थी, लेकिन उसको हर ब्लॉक लेवल पे या ग्राम स्तर पर उसको लागू नहीं किया जा रहा था। इसलिए नीति आयोग में राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, थर्ड आता है सहकारी संघवाद। इसमें क्या था, केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें सहकारी संघवाद को महत्व दिया गया है। यानी कि जो योजना आयोग में केवल केंद्र को ही महत्व प्रदान किया जाता, तो केंद्र को ही ये अधिकार था कि वह आर्थिक नियोजन के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। ठीक है, लेकिन नीति आयोग में उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। नीति आयोग में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए फोर्थ क्या था इसमें कि जो योजना आयोग है उसमें सरकार की भूमिका अहम होती थी। लेकिन इसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी महत्वता प्रदान की गई है। देखिए, योजना आयोग में क्या होता था कि सरकार की भूमिका अहम होती थी, जैसा कि मैं आपको बताया कि वहाँ केंद्रीकरण की भूमिका को अपनाया जाता था। लेकिन निजी नीति आयोग में क्या किया गया है कि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो था डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।